हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आनुवंशिकता एवं जैव विकास को जारी रखेंगे और आज हम इसका भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने इस अध्याय का परिचय और मेंडल के प्रयोगों को समझा था। आज की इस वीडियो में हम कुछ विषय बिंदुओं को पढ़ेंगे, जो कि है यह लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं, और हम लिंग निर्धारण को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, हमने कुछ लक्षणों के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा था। ये लक्षण अपने आप को कैसे व्यक्त करते हैं, यहाँ पर हम इसी बात को समझेंगे। अब यहाँ तक दोस्तों हमको पता चल गया है कि जो डीएनए होता है उसके पास संदेश होते हैं, जिससे कि प्रोटीन बनता है। यही प्रोटीन लक्षणों को निर्धारित करते हैं। किसी जीव में ये प्रोटीन्स लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये प्रोटीन्स विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति को किस प्रकार नियंत्रित करते हैं, आइए अब इसको समझते हैं। इसको हम पौधे की लंबाई वाले लक्षण के उदाहरण से समझेंगे। अब पौधे में कुछ स्राव उत्पन्न होते हैं जिन्हें हम हार्मोन कहते हैं। एक विशेष प्रकार का हार्मोन पौधे के विकास को नियंत्रित करता है, यानी कि ये पौधे के विकास के लिए जिम्मेदार है। तो पौधे की लंबाई पादप हार्मोन की मात्रा और पादप हार्मोन बनाने की क्षमता पर निर्भर करता है। मान लेते हैं एक एंजाइम है जो कि हार्मोन बनाने के प्रक्रम के लिए महत्वपूर्ण है। अब अगर ये एंजाइम अच्छे से काम करता है तो पर्याप्त मात्रा में हार्मोन बनेगा और पौधा लंबा होगा। यदि ये एंजाइम, जो कि एक प्रकार का प्रोटीन होता है, इनको कोड करने वाले जीन में कुछ बदलाव आ जाते हैं, उनमें कुछ परिवर्तन आ जाते हैं जो कि इसकी दक्षता को कम कर देते हैं, तो इससे हार्मोन कम मात्रा में बनेगा और पौधा छोटा होगा, वो बौना होगा। अतः जीन लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। और अगर मेंडल के प्रयोगों की व्याख्या एकदम ठीक है, जिनके बारे में हमने इससे पिछली वीडियो में पढ़ा था, तो लैंगिक प्रजनन के दौरान संतति के डीएनए में दोनों जनक का समान रूप से योगदान होगा। आइए इस बात को एक और उदाहरण से समझते हैं, हम मानवों के उदाहरण से। अब हम मानवों में 46 क्रोमोसोम होते हैं और हम द्विगुणित जीव हैं, जिसका मतलब है कि क्रोमोसोम जोड़े में होते हैं और इन्हीं जोड़ों में से हर एक जनक योगदान देता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्रोमोसोम का एक जोड़ा दिखाया हुआ है, ऐसे ही 23 जोड़े होते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कोई जीन है जो किसी लक्षण के लिए जिम्मेदार है। अब हम इस क्रोमोसोम को थोड़ा सा खोल देते हैं। यहाँ पर ये जीन है। अब दोस्तों, हर क्रोमोसोम के जोड़े में से जनन कोशिका एक एक क्रोमोसोम को लेगी और फिर निषेचन होगा। और निषेचन के बाद क्या होता है? निषेचन के बाद द्विगुणित युग्मनज बनेगा और इसकी जो क्रोमोसोम की संख्या होगी वो पहले जैसी हो जाएगी, यानी कि 46 हो जाएगी और ये द्विगुणित हो जाएगा। तो लैंगिक जनन में माता पिता दोनों संतति के लक्षण पर असर डालते हैं। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और लिंग निर्धारण, जिसे हम अंग्रेजी में सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं, इसको हम समझते हैं। लिंग निर्धारण किसी जीव में लैंगिक विशेषताओं के विकास को निर्धारित करना है। अब यहाँ तक दोस्तों हम सभी को इतना तो मालूम हो ही गया है कि लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की जरूरत पड़ती है इस प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए और संतति पैदा करने के लिए। तो नवजात का लिंग निर्धारण कैसे होता है, इस बात का जवाब हम यहाँ पर ढूंढेंगे। दोस्तों, कुछ जीवों में, जैसे कि कुछ सरीसृपों में,
संतति का लिंग पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि तापमान निर्भर लिंग निर्धारण, जिसमें कि निषेचित अंड कौन से तापमान पर है, इससे संतति का लिंग निर्धारण होगा। और इस तरह का लिंग निर्धारण कछुओं में देखा जाता है। अब दोस्तों हम मानवों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया कैसे होती है उसको हम समझेंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने आप सभी को थोड़ी देर पहले बताया कि हम मानवों में 23 जोड़े होते हैं क्रोमोसोम के, यानी कि 46 क्रोमोसोम हम में होते हैं, जिनमें से जो 22 जोड़े होते हैं उनको हम ऑटोसोम कहते हैं, और जो 23वां जोड़ा होता है उसको हम लिंग क्रोमोसोम कहते हैं, क्योंकि यही संतति के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार है। अब नर मानव में यह 23वां क्रोमोसोम का जोड़ा होता है XY और मादा में यह होता है XX। तो मैं एक तरफ नर के लिंग क्रोमोसोम को लिख देता हूं और दूसरी तरफ मैं मादा के लिंग क्रोमोसोम को लिख देता हूं। तो नर के जो संभव युग्मक होंगे वो होंगे X और Y प्रकार के, जिसका मतलब है कि आधे शुक्राणुओं के पास X क्रोमोसोम होगा और दूसरे आधों के पास Y क्रोमोसोम होगा। और यहाँ पे मादा एक ही प्रकार का अंडाणु उत्पन्न करेगी, वो होगा X टाइप का, और फिर इसका निषेचन होगा। निषेचन के बाद क्या होगा कि अगर अंड X क्रोमोसोम वाले शुक्राणुओं के साथ संलयन करता है तो जो संतति होगी वो होगी मादा, जिसके पास जो लिंग क्रोमोसोम होंगे वो होंगे XX। और अगर Y क्रोमोसोम वाला शुक्राणु अंड को निषेचित कर देता है तो नर संतति पैदा होगी, जिसके पास XY लिंग क्रोमोसोम होंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर नर जनक संतति का लिंग निर्धारण कर रहा है। दोस्तों कुछ ऐसे मानवों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती है। आज की इस वीडियो में हमने यह लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं इस वाले विषय पर हमने चर्चा करी, और आखिरी में हमने जाना कि लिंग निर्धारण की प्रक्रिया आखिरकार संपन्न होती कैसे है। और दोस्तों मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के ये जो 2 विषय बिंदु हैं इनको हमने खत्म कर लिया है। आप इसको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम विकास, जाति उद्भव, इन दोनों विषय बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और इनको समझेंगे। धन्यवाद।